नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कौन है यूट्यूबर ज्योति के बाद गिरफ्तार हुए 7 आरोपी। देखेंगे नए प्रतिबंध से पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान को। जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन पर क्यों अलग अलग हैं संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी के बोल। बात करेंगे कि क्या सच में सीजेआई वीआर गवई के कार्यक्रम में नहीं हुआ प्रोटोकॉल फॉलो। देखेंगे पाकिस्तान की पोल खोलने से पीछे हटे यूसुफ पठान को। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्या सच में पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को बनाया था निशाना। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में हिली धरती, चंबा में आया 3.3 तीव्रता का भूकंप, घरों से निकलकर बाहर भागे लोग। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में आया बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की रिव्यू अर्जी। गाजियाबाद में परीक्षा देकर कॉलेज से निकला छात्र, लड़कों ने सरेआम लाठी डंडों से किया हमला, हालत गंभीर। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ सस्पेंड, अब यूट्यूब चैनल भी हो सकता है ब्लॉक। महाराष्ट्र में नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मोबाइल देखता रहा गार्ड, आंखों के सामने से अस्पताल से भाग गया कैदी, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। इंदौर के राजबाड़ा में पहली बार कैबिनेट मीटिंग, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास 42 जिंदा बम हुए डिफ्यूज, हो सकता था बड़ा हादसा। सोफिया कुरैशी विवाद में भाजपा अब एमपी के नेताओं को सिखाएगी बातचीत के तरीके, दी जाएगी कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा हाई कोर्ट के सभी जज फुल पेंशन के हकदार हैं। एशिया कप से हट सकती है टीम इंडिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पाकिस्तान के गृह मंत्री, उनकी लीडरशिप में टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहता बीसीसीआई। बेंगलुरु में रविवार को हुई तेज बारिश, 4 इंच बारिश के चलते डूबी गाड़ियां, दीवार गिरने से एक महिला की मौत। ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है, आतंकियों को पालता रहा है, कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देता रहा है, तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जासूसी के लिए अपने जाल में फंसा रहा है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो कि पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आए और फिर जासूसी के नापाक मिशन में जुट गए। इसके अलावा हालिया घटनाक्रम में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ज्योति के मददगार और जासूसी के 7 अन्य आरोपी सलाखों के पीछे हैं। तो चलिए जानते हैं वो बड़े चेहरे जिन्हें जासूसी के संगीन इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तमाम गिरफ्तारियां हरियाणा और पंजाब से हुई हैं। वहीं यूपी के रामपुर से भी एक शख्स को एटीएस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही ज्योति मल्होत्रा से दोस्ती रखने वाली ओडिशा के पुरी की एक यूट्यूबर से भी आईबी ने पूछताछ की है। पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हो चुकी हैं और वो अभी पुलिस की रिमांड पर है। लेकिन उसे लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। लेडी जासूस ज्योति पाकिस्तान जाती रहती थी और भारत की खुफिया जानकारी वहां भेजती थी। वो आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में रही और ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिनकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ज्योति ने जो वीडियो बनाए थे उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान उस पर कितना मेहरबान था। ज्योति मल्होत्रा की 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिली तो तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश हो रही है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ज्योति के पाकिस्तान कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है।
सुरक्षा एजेंसियां हैरान है कि एक यूट्यूबर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने कैसे अपना जासूस बना लिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि वो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी के संपर्क में आने के बाद अपने वेतन की खुफिया जानकारियों को दुश्मन देश को शेयर करने लगी। जासूसी कांड में मुख्य आरोपी ज्योति मल्होत्रा है। इसके अलावा मलेरकोटला से गिरफ्तार गजाला को आरोपी नंबर 2 कहा जा रहा है। इसके अलावा आरोपी न्योमाल इलाही को पानीपत, अरमान को नूह, यामीन मोहम्मद को मलेरकोटला, देविंदर सिंह ढिल्लो को कैथल से गिरफ्तार किया गया है। भारत के खिलाफ जासूसी का ये जाल बिछाने वाले 6 चेहरे अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे और दुश्मन देश को अपने वतन की अहम जानकारियां शेयर कर रहे थे। भारत ने बांग्लादेश से होने वाले आयात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस कदम से बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ने की संभावना है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 17 मई को इसकी घोषणा की। इस कदम को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और बांग्लादेश की हालिया नीतियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। भारत सरकार ने बीते शनिवार को बांग्लादेश से जमीनी रास्ते से आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक आइटम्स जैसे बड़े सामानों पर रोक लगा दी और सिर्फ 2 समुद्री बंदरगाह कोलकाता और नुआहा शेवा पोर्ट से इंपोर्ट करने को कहा। भारत की ओर से बैन लगाने से बांग्लादेश का करीब $770 मिलियन का ट्रेड प्रभावित होगा, जो कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का 42% है। लैंड रूट पर बैन लगने के कारण बांग्लादेशी जमीनी बंदरगाह बोनापोल पर जाम लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ कल शाम को रेडीमेड गारमेंट्स ले जा रहे कम से कम 36 ट्रक फंसे रहे। बताते चले कि बेनापोल C&F एजेंट्स एसोसिएशन के महासचिव इमदादुल हक ने कहा कि ये अचानक लिया गया निर्णय द्विपक्षीय ट्रेड को आगे बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से काफी दिनों से बांग्लादेशी कपड़ों पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि भारत द्वारा 0 टैरिफ लगाने के चलते कपड़े और बाकी सामान काफी ज्यादा मात्रा में भारत आ रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय कपड़ों की इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था। लेकिन अब बांग्लादेशी इंपोर्ट पर बैन के फैसले के बाद देश के MSME सेक्टर को बूस्टर मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेक्टर में करीब 1000 करोड़ रुपए का बूस्ट आएगा। जहां एक और शिवसेना UVT सांसद संजय राउत ऑपरेशन सिंदूर पर जाने वाले 7 डेलीगेशन को नाटक बता रहे हैं, वहीं शिवसेना UVT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे जरूरी मिशन बताया है। प्रियंका ने कहा कि हम इसे सशस्त्र बलों की ओर से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हम उन सभी लोगों के लिए कर रहे हैं जो आतंकी हमलों के शिकार हुए हैं। हम दुनिया को बताएंगे कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया था। भारत ने नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना आतंकी शिविरों पर हमला किया। पाकिस्तान के पूरे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जाएगा। हम इसके खिलाफ देश का एकजुट पक्ष दिखाएंगे। प्रियंका भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाने वाले इस डेलीगेशन का हिस्सा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में प्रियंका ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में PR का इतना जोरदार इस्तेमाल कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सच्चाई सामने आएगी और आतंकवाद के हिमायती और समर्थक बेनकाब होंगे। ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनकर और माननीय रविशंकर के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर वाकई बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए ये हमारा संयुक्त प्रयास है, ये हमारी जवाबी लड़ाई है। संजय राउत ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। संजय राउत ने कहा कि TMC के 35 और समाजवादी पार्टी के 40, लालू प्रसाद यादव के भी लगभग 5 मेंबर हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो तो आपको सबको लेना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को कश्मीर में लेकर जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस CJI VR गवई रविवार अपने गृह राज्य महाराष्ट्र पहुंचे। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने उनके स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन यहां राज्य के मुख्य सचिव, DGP या मुंबई पुलिस कमिश्नर उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।
इसको लेकर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि उनको यानी अधिकारी खुद सोचना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत। साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो न्यायपालिका और ना ही कार्यपालिका बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और इसके स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के सभी अंगों को एक दूसरे के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। अधिकारियों की तरफ से स्वागत नहीं करने पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई को महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल ने अभिनंदन के लिए आमंत्रित किया और ये उनका सीजेआई बनने के बाद पहला दौरा है। प्रोटोकॉल के अनुसार चीफ सेक्रेटरी डीजी पुलिस को रहना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ ऐसा? उन्होंने कहा कि संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। गवई न्यायपालिका के हेड हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और उनकी मुनवादी मानसिकता के कारण ऐसा हुआ है। बता दें, एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि महाराष्ट्र के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण गवई शपथ लेने के बाद पहली बार महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने यहां प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की। राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी, मुंबई पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद ही नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर का सारा सच बताने और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को अलग अलग देशों के दौरे पर भेजा जाएगा, जिसमें यूसुफ पठान का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस डेलीगेशन टीम से तृणमूल सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने नाम वापस ले लिया है। जी हाँ, बता दें कि यूसुफ पठान ने केंद्र सरकार को इसकी वजह भी बताई। वहीं दूसरी ओर टीएमसी पार्टी की ओर से कहा गया कि दानिश जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में यूसुफ पठान का नाम शामिल होने की जानकारी टीएमसी पार्टी को नहीं दी गई थी। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने सीधा यूसुफ से बात की, लेकिन अब विदेश जाने से मना करते हुए यूसुफ ने कहा है कि वह डेलीगेशन के साथ विदेश जाने के समय उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार के सर्वदलीय राजनयिक मिशन को लेकर घरेलू राजनीति और गर्मा गई है। तृणमूल, शिवसेना और कांग्रेस केंद्र की इस पहल की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। तृणमूल ने कल केंद्र द्वारा जारी प्रतिनिधि मंडलों की लिस्ट से अपने प्रतिनिधि का नाम वापस ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान से कल विदेश मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संपर्क कर पासपोर्ट से जुड़े दस्तावेज मांगे। पूर्व क्रिकेटर ने अपने दौरे का कार्यक्रम भी अपडेट किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि उनकी ओर से कोई भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होगा। तृणमूल के राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हम पूरी तरह से देश और राष्ट्रीय हितों के पक्ष में हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति केंद्र का एक काम है और उन्हें वह करने दें। पार्टी सूत्रों के अनुसार तृणमूल पार्टी अनुशासन का पालन करती है, ना तो भाजपा और ना ही सरकार ये तय कर सकती है कि कौन किस प्रतिनिधि मंडल में जाएगा। बिना पार्टी नेता से बात किए या औपचारिक पत्र लिखे उसी पार्टी के सांसद को फोन करके पासपोर्ट मांगना अनुशासन के विरुद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और पंजाब के अन्य शहरों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें धराशायी कर दिया था। 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने सोमवार को बताया कि सेना के एयर डिफेंस गनर्स ने गोल्डन टेम्पल की ओर निशाना कर छोड़े गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। मेजर जनरल ने कहा कि ये जानते हुए कि पाक सेना के पास कोई तय टारगेट नहीं है, हमने अनुमान लगाया कि वे भारतीय सेना के प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थल सहित रिहायशी इलाकों को निशाना बनाएंगे। इनमें से गोल्डन टेम्पल सबसे प्रमुख था। हमने गोल्डन टेम्पल को एक पूरा एयर डिफेंस कवर देने के लिए अतिरिक्त आधुनिक हथियार जुटाए। 8 मई की सुबह अंधेरे में पाकिस्तान ने मानव रहित हवाई हथियारों, मुख्य रूप से ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया।
उन्होंने कहा कि इस हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे क्योंकि हमें इसकी आशंका थी। हमारे बहादुर और सतर्क आर्मी एयर डिफेंस गनर्स ने पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को असफल कर दिया और गोल्डन टेम्पल पर टारगेटेड सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। इस तरह हमने हमारे गोल्डन टेम्पल पर एक खरोच भी नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पेशेवर और जिम्मेदार फोर्स है जिसने हमेशा बिना उकसावे के संयमित तरीके से ही जवाब दिया है। हमने सटीक हथियारों से सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने भी खुद स्वीकार किया है। वहीं पाकिस्तानी सेना के पास भारत पर हमला करने के लिए कोई वैध टारगेट नहीं है और ना ही पाकिस्तानी सेना के पास भारतीय सेना का सामना करने का साहस और क्षमता है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए DVN TV न्यूज़।